हाय फ्रेंड्स, एबीएम के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे। ये सारे आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। डिफाइन चाइल्ड ईगो स्टेज। तो चाइल्ड ईगो स्टेज के ऊपर क्वेश्चन था आपका। चाइल्ड ईगो स्टेज एग्जैक्टली क्या होता है फ्रेंड्स? चाइल्ड ईगो स्टेज मतलब एक बिहेवियर को बताता है, ये पर्सन के बिहेवियर को ये बताता है। Child ego state is associated with person with behavior that appear when a person is responding emotionally. अगर कोई person emotionally respond कर रहा है तो वो क्या behave show करेगा, तो वो हमें child ego state से पता लगता है। A person child contains the natural impulse and attitude learned from the experience. तो जो भी person अपना behavior जो भी show करता है तो उसके कुछ experiences होते हैं जिसके हिसाब से वो ऐसा करता है। तो यहाँ पे तीन टाइप के ईगो स्टेज बताए हैं। चाइल्ड ईगो स्टेज को तीन तरह से क्लासिफाई किया गया फ्रेंड्स। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू एडॉप्टेड चाइल्ड, नेचुरल चाइल्ड एंड आपका लिटिल प्रोफेसर। तो तीन कैटेगरी में यहाँ पे आपका डिवीजन किया गया है। सो क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था फ्रेंड्स, वो आपका नेचुरल चाइल्ड के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बट हम पूरा टॉपिक ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो तीन टाइप का चाइल्ड ईगो स्टेज का जो तीन टाइप का बिहेवियर होता है फ्रेंड्स, पहला है आपका एडॉप्टेड चाइल्ड। एडॉप्टेड चाइल्ड उस बिहेवियर को बोलते हैं द पार्ट ऑफ चाइल्ड स्टेट विच अडॉप्ट टू व्हाट मस्ट बी डन टू अदर्स टू गेट अलोंग। मतलब ये दूसरों के साथ एडजस्ट होने के लिए खुद को अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, तो ये एक बिहेवियर है जो कि चाइल्ड ईगो स्टेज का पहला है। तो एडॉप्टेड चाइल्ड में क्या होगा कि ये एक ऐसा बिहेवियर बताएगा जिसमें पर्सन खुद को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, द पार्ट ऑफ चाइल्ड स्टेज विच अडॉप्ट टू व्हाट मस्ट बी डन। तो जैसा बाकी लोग चाहते हैं उस हिसाब से आप खुद को अडॉप्ट करेंगे, या आप बोल लीजिए कि उस हिसाब से आप खुद को एडजस्ट कर लेंगे। तो ये पहला इसमें आ गया। सेकेंड होता है फ्रेंड्स नेचुरल चाइल्ड। नेचुरल चाइल्ड ट्राइज टू एंजॉय एवरी बिट एंड टेक द थिंग्स एज दे कम। तो ये जो नेचुरल चाइल्ड होता है ये हर टाइम को, हर समय को एंजॉय करने का कोशिश करता है। ठीक है, एडॉप्टिव में क्या है, थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। बट जो नेचुरल चाइल्ड है बिल्कुल नेचुरल अपना बिहेवियर शो करते हैं, उनको जो भी चीजें मिलती है हर चीज को ये एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो नेचुरल चाइल्ड का जो मेन बिहेवियर है ये चीजों को एंजॉय करना, और हर पल को, एवरी बिट को, मतलब ये कोशिश करते हैं कि हर पल को एंजॉय किया जाए, और जैसे जैसे चीजें आएंगी उस तरह से वो चीजों को लेते चलते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा सीरियसनेस या एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं होती। तीसरा और आपका लास्ट रेफरेंस लिटिल प्रोफेसर। लिटिल प्रोफेसर इज द थिंकिंग पार्ट ऑफ चाइल्ड। ये भी बच्चे का ही एक थिंकिंग पार्ट होता है। इट इज क्रिएटिव, इंट्यूटिव, आपका इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होगी। हर चीज पे आपका क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। एक्सपेरिमेंट वाला एटीट्यूड होगा। एक्सपेरिमेंट वाला एटीट्यूड, मान लीजिए उनके पास कोई चीजें रखी होगी तो वो ट्राई करेंगे समझने के लिए। मतलब इनका माइंड बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है चीजों को जानने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है। तो इस टाइप के स्टेज को, चाइल्ड स्टेज को हम बोलेंगे लिटिल प्रोफेसर। तो तीन तरह से जो चिल्ड्रन का बिहेवियर यहाँ पे तीन तरह से उन्होंने बताया है। पहला एडॉप्टिव, जो अपने आप को चीजों के और जगह के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। सेकंड नेचुरल चाइल्ड, जो हर टाइम को, हर पल को एंजॉय करते हैं और जैसे जैसे चीजें आती है उस हिसाब से वो देखते हैं। तीसरा लिटिल प्रोफेसर, बहुत ज्यादा क्यूरियसिटी, जैसे बिल्लियां होती है ना, हर चीज को लेकर बहुत क्यूरियस होती है जानने के लिए कैसे हो रहा है वो कैसे। तो सेम ऐसे जो लिटिल प्रोफेसर उस नेचर के बच्चे होते हैं जिनको हर चीज में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है। उनको हर चीज जाननी होती है, उनको हर चीज मालूम होनी चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव बिहेवियर भी आपका लिटिल प्रोफेसर वाले चाइल्ड में देखने को मिलता है। ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स आपका जॉब एनालिसिस, इसमें से भी आपका क्वेश्चन था। जॉब एनालिसिस क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है? तो जॉब एनालिसिस इज अ टेक्निक विच फैसिलिटेट द लिस्टिंग ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क। तो जॉब एनालिसिस ये एक टेक्निक है जो इस बात को बताता है कि किसी भी जॉब को, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या जरूरी होता है। तो वो होता है हमारा जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस क्या बताता है, ये लिस्ट आउट करता है। क्या लिस्ट आउट करता है कि किसी भी जॉब को या टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या जरूरी है। तो वो हमें जॉब एनालिसिस की टेक्निक से पता लगता है। और ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस कंप्रेस, तो यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे मेन होती है जॉब एनालिसिस में। पहला है फ्रेंड्स जॉब डिस्क्रिप्शन, दूसरा है जॉब स्पेसिफिकेशंस, और तीसरा आपका जॉब इवैल्यूएशंस। तो तीनों के बारे में वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। जॉब एनालिसिस एक ऐसा टेक्निक है जो हमें बताता है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड, किसी भी जॉब को या टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या जरूरी है। तो वो हमें जॉब एनालिसिस की हेल्प से पता लगता है। पहला है जॉब डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और इवेल्यूशन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, डिस्क्रिप्शन मतलब जॉब का टाइटल, क्या ड्यूटी रहेगी, क्या क्या काम करना है। मान लीजिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है तो उसकी ड्यूटी रहेगी पूरा सिक्योरिटी चेक करना, कोई भी पर्सन बिना अथॉरिटी के एंटर ना करे, या जो भी आए तो प्रॉपर उसके रजिस्टर में एंट्री की जाए। तो ये हो जाएगा उसका जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब जॉब को डिस्क्राइब करो, काम को डिस्क्राइब करो, क्या काम है। तो सिक्योरिटी गार्ड है तो उसका यही काम रहेगा। ठीक है, या कोई अगर मान लीजिए टीचर की जॉब है तो उसका काम रहेगा टीच करना, उनका पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट है स्पेसिफिक, उस सब्जेक्ट को पढ़ाना, ये उनका काम रहेगा। ठीक है, तो अब मान लीजिए उसी स्कूल में कोई पीएन है, उसका कि दरवाजे पे रहना और जो बच्चे हैं अननेसेसरी बाहर ना जाए और
बाहर के लोग अंदर एंटर ना करें, ठीक है, ये उसका काम रहेगा। तो हर किसी के जॉब का एक डिस्क्रिप्शन होता है, उसके आधार पे आप डिसाइड करते हो कि ये जॉब आपको करनी है कि नहीं करनी है। अब कोई टीचर है तो किसी स्कूल में वो पीएन की जॉब के लिए नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका काम वो नहीं, उसका काम है पढ़ाना। तो जॉब डिस्क्राइब करके पता लगेगा कि हमें आखिर करना क्या है। तो सबके जॉब का डिस्क्रिप्शन होता है। अब किसी ब्यूटी पार्लर पे आप जाओगे तो वहां पे ब्यूटी पार्लर का काम क्या होगा? आपका जो भी हेयर कट या जो भी आपको कुछ अपना मेकअप कुछ फेशियल करवाना है तो वो काम वो करेगी। तो हर किसी के जॉब का एक डिस्क्रिप्शन होता है, वो है आपका जॉब डिस्क्रिप्शन। इट कंटेन कंपोनेंट लाइक जॉब लिटिल जॉब पर्पस, मतलब क्या हमारे जॉब का पर्पस है, ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ठीक है, उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होगा। तो ये सारी चीजें आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में देखी जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जॉब। तो जो भी जॉब का कंपोनेंट है, मतलब हर चीज जो कि अब आपको जॉब में परफॉर्म करनी है, उस सबको यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन इसमें हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर द जॉब ऑफ स्टेनोग्राफर और प्राइवेट सेक्रेटरी द जॉब डिस्क्रिप्शन, मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्रेटरी की जॉब के लिए जा रहे हैं, तो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में होगा कोई भी अगर मैटर है उसको टाइप करना, जो भी बॉस के एंगेजमेंट है, जहां जहां उनको जाना है, जहां पे उनके असाइनमेंट है, उसको रिकॉर्ड करके रखना, ठीक है। और विजिटर विजिटर का पूरा रिकॉर्ड रखना, और कौन कौन आ रहा है जा रहा है, मतलब जो भी आपका कौन कौन से केसेस है, कहीं पे अगर ट्रैवल है, ठीक है, तो कोई लेटर है उसको फाइल करना। तो ये आपका बेसिक पर्सनल सेक्रेटरी का जॉब रहेगा, ठीक है। तो सॉरी, प्राइवेट सेक्रेटरी का आपका जॉब रहेगा। तो इस तरीके से अलग अलग जॉब आपकी इसमें हो सकती है। सेकेंड फ्रेंड आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है, इट डिफाइंस द नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटी दैट आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। अब किसी काम को करने के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए, कितना नॉलेज चाहिए, तो वो पता लगेगा फ्रेंड्स आपके जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए। यानी क्या क्या नॉलेज स्किल्स और एबिलिटी चाहिए किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो हो जाएगा हमारा जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन कवर एक्सपेक्ट्स लाइक एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और मैनेजर। तो इसमें आपने क्या पढ़ाई की है, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। अगर आप मैनेजरियल एक्सपीरियंस है तो वो कितने साल का है। तो ये सारी चीजें आपके जॉब स्पेसिफिकेशन में बताती है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या था, उसमें हमें क्या क्या काम करना है वो पता लगता है। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब उस काम को कैसे हम करेंगे, मतलब हमारे अंदर नॉलेज कितनी, स्किल्स कितनी, कितनी हमने पढ़ाई कर रखी है, कितना हमारा एक्सपीरियंस है। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका जॉब स्पेसिफिकेशन। तीसरा और लास्ट आपका जॉब इवेल्यूशन। यहाँ पे जॉब को इवेल्यूट किया जाता है, जाना जाता है, ताकि आप जॉब का सैलरी ये सब चीजें आप डिसाइड कर सकें, ठीक है। तो जॉब इवेल्यूशन का पर्पस ये होता है जॉब को इवेल्यूट करना, समझना, या इसको आप बोल सकते हैं आंकलन करना, ठीक है। जॉब का आंकलन करना। क्यों किया जाता है जॉब का आंकलन? ताकि ताकि हम समझ सके एग्जैक्टली किस टाइप की जॉब है और उसकी कितनी वैल्यू है, ठीक है। अगर आप जॉब की वर्थ जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जॉब इवेल्यूशन करना जरूरी है। जॉब को अगर आप इवेल्यूशन करेंगे तो आपको जॉब का आंकलन पता लगेगा, और आंकलन से आप पता कर सकते हैं कि इस जॉब की कितनी वैल्यू है। अब मान लीजिए कोई कॉलेज है, वहां पे प्रोफेसर की एक जॉब है, और उसी कॉलेज में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। तो नॉर्मल सी बात है कि जो प्रोफेसर का जो सैलरी है, मान लीजिए अगर 1 लाख है, तो सिक्योरिटी गार्ड का शायद 15 या 10,000 रहेगा। तो यहाँ पे डिफरेंस क्यों आया? इसकी वजह से आया फ्रेंड्स, जॉब इवेल्यूशन की वजह से आया। यहाँ पे जॉब को इवेल्यूट किया जाता है, जाना जाता है कि कितना ये जॉब का वैल्यू कितना है, ये वर्थ कितनी है। अब सिक्योरिटी गार्ड के लिए शायद 10th पास सफिशिएंट है, बट इसके लिए शायद पीएचडी चाहिए हो। तो यहाँ डिफरेंस देख लीजिए, जब 10th पास और पीएचडी का कंपैरिजन होगा तो नॉर्मल सी बात है सैलरी में भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जॉब इवेल्यूशन क्या है? जॉब को असेस करना, ताकि हम उसकी वैल्यू पता कर सकें और उसी हिसाब से एम्प्लॉय को कंपनसेट यानी सैलरी पे कर सकें। तो ये ऊपर से अच्छा, आप सीधे ये लास्ट की 2 लाइन देखिए, आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स। जॉब इवेल्यूशन इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है, जॉब की जो वैल्यू है उसको असेस किया जाता है। असेस होता है किसी का मूल्यांकन करना, किसी को समझना, ठीक है, इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिटरमाइन द वर्थ ऑफ जॉब। तो इससे आप जॉब की वैल्यू पता कर सकते हैं। एंड कंपनसेट टू बी पेड टू एम्प्लॉय हु होल्ड दिस जॉब। तो जो भी उस जॉब को कर रहे हैं उनको आपको क्या करना है, उनको कंपनसेटेड प्रोवाइड करना है, ठीक है, उनको मतलब सैलरी उस हिसाब से पे करनी है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो भी आपकी जॉब है उसकी पूरी स्टडी की जाता है और उसके हिसाब से आइडिया लगाया जाता है कि हाँ इतना आपकी जॉब की वैल्यू है। तो 3 यहाँ पे थे फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में क्या क्या काम हमें करना है वो हो जाएगा डिस्क्रिप्शन। जैसे अगर आप बैंक में है तो कैशियर, आप कैश आना है, कैश आपका आएगा जाएगा, उसको काउंट करना, वो आपका काम रहेगा। स्पेसिफिकेशन, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे बैंक जॉब के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो आपका हो जाएगा स्पेसिफिकेशन, ठीक है। स्पेसिफिकेशन बताता है हमारी नॉलेज स्किल्स और कितना एबिलिटी उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। इवेल्यूशंस मतलब, अब बैंक में मान लीजिए कोई क्लर्क है उसकी सैलरी 50,000 रुपए, कोई ऑफिसर है उसकी सैलरी 80,000, तो ये डिफरेंस किस वजह से हो रहा है? जॉब के इवेल्यूशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे जाना जाता है कि जॉब की वर्थ कितनी है, उसके आधार पे जो कंपनसेशन है, जो सैलरी है, वो सब डिसाइड की जाती है।
एक्ट के ऊपर आपके 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रेंड्स। व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959? कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट 1959 में लाया गया था। इसका पर्पस क्या था? इसका सिंपल सा पर्पस था फ्रेंड्स कि अगर आप कोई वैकेंसी लेके आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, ठीक है। नोटिफाई चाहे आप न्यूज़पेपर में छपवाइए, अपनी साइट पे डालिए, तो किसी भी तरह से आपको पब्लिक एट लार्ज को नोटिफाई करना होगा, इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हाँ इस टाइप की वैकेंसीज आपके ऑर्गेनाइजेशंस ने अभी निकाली है। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इन एनी स्टेट, किसी भी स्टेट में कोई भी एम्प्लॉयर इन एवरी स्टैब्लिशमेंट इन पब्लिक सेक्टर इन दैट स्टेट और एरिया, तो कोई भी पब्लिक सेक्टर में कोई भी एम्प्लॉयर अगर वो कोई वैकेंसीज निकाल रहा है, ठीक है, बिफोर फिलिंग एनी वैकेंसीज इन एनी एम्प्लॉयमेंट इन एस्टैब्लिशमेंट, नोटिफाई दैट वैकेंसी टू सच एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एज द केस में भी। तो यहाँ पे बोला गया कि कोई भी अगर एम्प्लॉयर कोई भी पब्लिक डिपार्टमेंट में कोई एम्प्लॉयर कोई भी वैकेंसीज अगर निकाल रहा है तो उसको नोटिफिकेशन देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी इसमें कर दिया था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका एमएसएमई के ऊपर। ये क्वेश्चन भी जनरली पूछ लेते हैं, भी काफी आपका इंपॉर्टेंट है। सो एज पर अपडेटेड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, जो कि 1 जुलाई 2020 से आपका अपडेट हुआ था, ठीक है। पहले 2006-8 में जो पुराना था उसका नहीं, 2020 में जो है आपका नया एमएसएमई का नया डेफिनेशन आया था। तो वहां पे जो है जो नई डेफिनेशन है वो आपकी इन्वेस्टमेंट और आपके टर्नओवर के ऊपर है, ठीक है। तो मीडियम इंटरप्राइज का कितना इन्वेस्टमेंट और कितना टर्नओवर होता है। सो 1 जुलाई 2020 से जो आपका एमएसएमई आया था उसके हिसाब से मीडियम इंटरप्राइज उसको बोलेंगे जिसका इन्वेस्टमेंट होगा 50 करोड़ का और टर्नओवर होगी कितनी, 250 की, ठीक है। तीन तीन टाइप की आपकी एमएसएमईज होती है फ्रेंड्स, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ठीक है। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो इसमें जो मीडियम है इसमें जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 50 करोड़ की, और आपका जो टर्नओवर है वो होना चाहिए 250 करोड़ का। इन्वेस्टमेंट क्या होता है फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट का मतलब कितना पैसा कंपनी का प्रमोटर या शेयर होल्डर के थ्रू कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, कितना पैसा कंपनी में लगाया जा रहा है। मान लीजिए कुछ खरीदने के लिए या किसी नए प्रोजेक्ट के लिए कितना पैसा कंपनी में खर्च किया जा रहा है, उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। टर्नओवर मतलब कितनी कमाई की है, सेल करके उसने अपना प्रोडक्ट बेच के कितनी कमाई की है उसको टर्नओवर बोला जाता है। इसको आप सेल्स भी बोल सकते हैं, कितने का सेल किया है। मान लीजिए किसी की कपड़े की दुकान है, वो महीने भर में उसने 30,000 के कपड़े बेच दिए, तो उसकी महीने की टर्नओवर हो गई 30,000। पूरे साल में मान लीजिए उसने 1 लाख के कपड़े बेचे, तो पूरे साल की टर्नओवर यहाँ पे हो जाएगी 1 लाख। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका टर्नओवर। तो मीडियम एंटरप्राइज उसको बोलते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट यानी प्रमोटर या बाकी शेयर होल्डर ने मिलकर 50 करोड़ का वहां पे पैसा लगाया होगा, और जो टर्नओवर होगी वो 250 करोड़ की होगी, तो वो हो जाएगा हमारा मीडियम एंटरप्राइज। एक मैंने स्मॉल के ऊपर भी रखा है। स्मॉल एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? सो अकॉर्डिंग टू अपडेटेड डेफिनेशन, एमएसएमई की जो नई डेफिनेशन है जो कि 2020 से लागू होती है, उसके हिसाब से स्मॉल एंटरप्राइज किसको बोला जाएगा? स्मॉल उसको बोला जाएगा फ्रेंड्स जिसका इन्वेस्टमेंट होगा 10 करोड़ का और टर्नओवर होगी 50 करोड़ की। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 10 करोड़ तक का, और टर्नओवर होगी 50 करोड़ की। और ये मैक्सिमम लिमिट है फ्रेंड्स, इससे ज्यादा होगा तो वो नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे सबसे छोटा होता है माइक्रो, फिर होता है स्मॉल और फिर होता है मीडियम, ठीक है। तो इसका इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम 10 करोड़ का होना चाहिए, टर्नओवर 50 करोड़ की होनी चाहिए। मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक चीज बढ़ गई, मान लीजिए ये 11 करोड़ आ गया, ये 50 से कम ही है या 50 तक है, ये 11 आ गया, तो उसके इसमें स्मॉल नहीं रहेगा, ये मीडियम बन जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों में से अगर एक भी चीज कंपनी क्रॉस करती है, कोई भी एमएसएमई क्रॉस करती है, तो वो नेक्स्ट हाई उसका प्रमोशन हो जाएगा। प्रमोशन बोले तो माइक्रो से स्मॉल आ जाएगा, स्मॉल से वो मीडियम आ जाएगा, अगर दोनों में से एक भी चीज बढ़ जाती है तब। और ये जो लिमिट दी गई है फ्रेंड्स ये मैक्सिमम होती है, यानी इससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं आपकी कंपनी स्मॉल है तो इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आपका 10 करोड़ का होना चाहिए और टर्नओवर आपकी 50 करोड़ की होनी चाहिए। इसमें से अगर एक भी चीज क्रॉस करेगी, मान लीजिए 50 से 52 हो गया और ये 10 ही है, फिर भी जो है ये मीडियम मानी जाएगी ना कि स्मॉल। तो यहाँ पे जो है आपका सेकेंड वाला करेक्ट है। मीडियम सॉरी स्मॉल के केस में इन्वेस्टमेंट है 10 का और वो है आपकी 50 करोड़ की। एक और क्वेश्चन आपका माइक्रो के ऊपर, ठीक है। एज पर एमएसएमई न्यू एक्ट माइक्रो इंटरप्राइज किसको बोला जाएगा? तो माइक्रो के केस में क्या है फ्रेंड्स? इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है। इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? 1 करोड़ की मैक्सिमम, और टर्नओवर होगा आपका 5 करोड़ का, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कितने की होगी? 1 करोड़ की, और टर्नओवर कितना होगा? 5 करोड़। तो उस टाइप की इंटरप्राइज को हम बोलेंगे कि ये क्या है? माइक्रो इंटरप्राइज है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 ओनली। इसको याद करने का ट्रिक देखिए क्या है, 1, 10, 50, इसको आप याद कर लीजिए। ये है आपका माइक्रो, ये है स्मॉल और ये है मीडियम, ठीक है। और टर्नओवर हमेशा इसकी 5 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो भी है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, टर्नओवर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप बस ये याद करके चाहिए फ्रेंड्स, 1, 10, 50, 1, 10, 50, बस आप इतना याद कीजिए। माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, ठीक है। 1, 10, 50, बस आप इतना याद कीजिए। और एक और लाइन याद कीजिए कि जो टर्नओवर रहेगा ना वो इन्वेस्टमेंट का 5 गुना रहेगा, यानी कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की तो टर्नओवर कितना हो जाएगा? 5। ऐसे इन्वेस्टमेंट अगर 10 की तो टर्नओवर कितना हो जाएगा? 50।
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट 50 के टर्नओवर कितना हो जाएगा 250। तो ये आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बस 5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये है माइक्रो का, ये है स्मॉल का, और ये आपका मीडियम इंटरप्राइज का। तो इसमें से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्ट में आपका अप्रेंटिस एक्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन था, व्हाट इज अप्रेंटिस एक्ट 1961। तो 1961 यानी 1961 में ये एक्ट लाया गया था। इसका पर्पस क्या था? इसका सिंपल सा पर्पस था फ्रेंड्स कि अगर कोई पर्सन आपके ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने आया है तो उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग दो टाइप से हो सकती है, या तो बेसिक ट्रेनिंग, जैसे आप बैंक ज्वाइन करते हो तो आपका 1 वीक का या 2 वीक का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। वो ट्रेनिंग आप कहाँ, अपने इंस्टीट्यूट, जो आपकी बैंक के इंस्टीट्यूट है वहां पे आप ट्रेनिंग करते हैं, और ये आपका पूरा का पूरा एक तरह से, इसमें प्रैक्टिकल तो कुछ नहीं होता, पूरा आपका बुकिश नॉलेज होता है, ठीक है। उसके बाद आप बैंक आते तो आपको 1 वीक या 2 वीक आप ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब आप हैं ट्रेनिंग पे, आप सीखते हैं, बाकियों के साथ आप सीखते हैं, ठीक है। तो वो होती है हमारी ऑन जॉब ट्रेनिंग। जैसे पीओ, बैंक के पीओ अगर जब भी आते हैं तो पहले उनको 1 या 2 वीक का ट्रेनिंग मिलता है, ठीक है। तो वो हो जाएगी उनकी आप बोल सकते हैं बुकिश नॉलेज, जिसमें उनको कोई फिजिकल एनवायरमेंट नहीं पता। उसके बाद वो ब्रांच आते हैं, 1 या 2 साल तक उनका ब्रांच में ट्रेनिंग रहता है, तो वो उनकी हो जाती है ऑन जॉब ट्रेनिंग, ठीक है। तो अप्रेंटिस एक्ट में क्या बोला गया था, देखिए 1961 में ये एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट के द्वारा। इसका पर्पस था टू रेगुलेट अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो यहाँ पे बोला गया था कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ठीक है। स्किल्स, जो एम्प्लॉय है उनकी स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक्ट लाया गया था स्पेशली। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इज अ कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रीज। तो इसमें बोला गया कि किसी भी इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप विच कंसिस्ट ऑफ। तो ट्रेनिंग में क्या क्या होगा, एक होगा बेसिक ट्रेनिंग कंपोनेंट, यहाँ पे आपको बेसिक बेसिक सिखाया जाएगा। इसमें आपका फिजिकल कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं आपको मिलेगा, आपको सिर्फ जो है बुकिश नॉलेज आपको मिलेगी। सेकेंड है आपका फ्रेंड्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग, या इसको आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप वर्क प्लेस में आके काम करते हैं। पहले आप लोग देखते हैं कोई पुरानी मूवीज अगर आपने देखी हो तो बोलते हैं ना कि ये नया नया 1 हफ्ता ये सीखेगा, ये काम करेगा नहीं, पर ये वर्क प्लेस में सीखेगा। तो वो होती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, यानी आप आ गए फैक्ट्री के अंदर, आ गए, आपने देखा काम कैसे हो रहा है, उसको आप देख रहे हैं, उससे आप ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। तो यही आपका अप्रेंटिस एक्ट 1961 में बोला गया था। मिनिमम वेज एक्ट के ऊपर भी एक क्वेश्चन था 1948। तो इसका पर्पस क्या था? पहले क्या हुआ करता था कि जो कंपनीज थी, खासकर के जो फैक्ट्रीज थी, वो अपने एम्प्लॉयज का बहुत ज्यादा शोषण करती थी फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसके लिए भी आप पुरानी कोई मूवीज देख सकते हैं, जहां पे आप देख सकते हो कि वर्कर्स को 12-12 15-15 घंटे काम करवा रही है, और अपने हिसाब से कुछ भी सैलरी पे कर रही। उन पे कोई कंट्रोल या कोई ऐसा एक्ट नहीं आया था जो इन कंपनीज को कंट्रोल कर सके, ठीक है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी वो कई सालों से जो था उनका, मतलब कंडीशन इतना ज्यादा था कि कंपनीज बोलेगी कि हम आपको 4,000 देंगे, भले काम वो आपको 10,000 या 20,000 का करवा रही हो। तो कोई कंपनी बोलेगी हम आपको 2,000, मतलब इतना ज्यादा एम्प्लॉयज का शोषण किया जा रहा था कि ये जो है मिनिमम वेज एक्ट लाना पड़ा। गवर्नमेंट ने बोला कि इससे ज्यादा अगर आप किसी को काम पे रख रहे हैं, अगर आप काम करवा रहे हो, तो इससे कम वेज तो आप उनको नहीं पे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपका मिनिमम वेज एक्ट 1948 आया था। तो इसका पर्पस क्या था? नाम से ही लग रहा है मिनिमम वेज। मिनिमम वेज एक्ट, इट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फिक्सिंग मिनिमम रेट ऑफ वेज इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप एम्प्लॉयमेंट दोगे तो मिनिमम इतना वेज तो आपको रखना ही पड़ेगा। तो इस पर्पज के लिए जो आपका मिनिमम वेज एक्ट आया था, ठीक है। ये बहुत जरूरी भी था, वो इसलिए था क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के जो एम्प्लॉयर हैं वो अपने एम्प्लॉयज का जो काम कर रहे हैं उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लोटेशन, उनसे बहुत ज्यादा काम करवा रहे थे। ऐसा वर्क इन्वायरमेंट जो बहुत ज्यादा सेफ नहीं था, अनसेफ था, उनकी अपनी लाइफ का भी खतरा था। ऐसे ऐसी जगह पे माइंस में काम करवाना, और बदले में सैलरी के नाम पर सिर्फ उनको कुछ ही पैसे दिया करते थे जो सफिशिएंट नहीं हुआ करते थे। तो उसी पर्पज के लिए ये मिनिमम वेज एक्ट 1948 में लाया गया था। सो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर भी रखा है, क्योंकि जनरली प्रायोरिटी सेक्टर्स में से आपके 2-3 नंबर के हमेशा पूछे जाते हैं। तो प्रायोरिटी सेक्टर के ऊपर कुछ 5-6 क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज इंक्लूडेड अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग एज पर द गाइडलाइंस। तो आरबीआई ने जो अपनी गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से कौन कौन से सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर में रखा गया, ठीक है। तो पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स। ये सारे सेक्टर्स है 7-8 सेक्टर जिनको गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर की कैटेगरी में रखा है। तो वो है आपका एक्सपोर्ट, यानी अगर आप कुछ इंडिया से बाहर भेजोगे, एक्सपोर्ट करोगे, तो एक तो वो हो जाएगा एक्सपोर्ट क्रेडिट। मतलब बैंकों को ये टारगेट पूरे करने हैं कि जो भी कस्टमर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब सामान इंडिया से बाहर किसी कंट्री में बेच रहे, तो उनको आपको इतना लोन देना है, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा। तो पहला हो गया एक्सपोर्ट क्रेडिट। दूसरा एजुकेशन, एजुकेशन में 20 लाख तक के लोन का लिमिट यहाँ पे किया गया कि एजुकेशन सेक्टर में भी जो आप लोन दोगे वो भी प्रायोरिटी सेक्टर आएगा। हाउसिंग, हाउसिंग का भी लिमिट है फ्रेंड, वो भी हम देखेंगे। वो भी है कि अगर 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन हो तो कितना आप दे सकते हैं, 10 लाख से कम पॉपुलेशन हो तो कितना, तो वो भी आपका हाउसिंग है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कोई स्कूल्स, इस तरह की चीजें, इनके लिए भी है। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर प्लांट, इन सब के लिए, और अदर्स में आपका आ जाएगा। तो ये सारे हमारे जो है प्रायोरिटी सेक्टर में हो जाएंगे। तो एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, एक्सपोर्ट, हाउसिंग, ये सारा का सारा जो है आपका आपके प्रायोरिटी सेक्टर में फ्रेंड्स आ जाएगा। तो आंसर रहेगा 5 ऑल दी अबव। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लोन्स आर कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर बाय द रिजर्व बैंक अंडर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर फाइनेंस के तहत जैसे हमने कहा था ना, यहाँ पे देखिए हमने कहा था कि जो एग्रीकल्चर है ये होता है हमारा प्रायोरिटी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर में कौन से टाइप के लोन को प्रायोरिटी सेक्टर माना जाएगा? ठीक है, क्रॉप लोन। अगर आप कोई क्रॉप लोन दे रहे हैं 2 लाख तक का लिमिट, तो वो हमारा, सॉरी नॉट 2 लाख, 2 करोड़ तक का लिमिट, सॉरी, तो वो हमारा होगा प्रायोरिटी सेक्टर। ये बात सही है फ्रेंड्स, क्रॉप लोन 2 लाख तक की लिमिट का अगर दे रहे हैं तो प्रायोरिटी सेक्टर मान लिया जाता है। अगर मान लीजिए वेयर हाउस रिसिप्ट है और उसको लोन मान के अगर आप दे रहे हैं तो 75 लाख का। और वेयर हाउस रिसिप्ट क्या होता है? वेयर हाउस रिसिप्ट मतलब मान लीजिए आपका कस्टमर का कोई मतलब किसान का कोई सामान पड़ा हुआ है खेती के रिगार्डिंग, कोई मान लीजिए उसकी कोई फसल है, गेहूं चावल कुछ उसने रखे हैं कहीं पे संभाल के, ठीक है। वेयर हाउस मतलब जहाँ पे स्टोर किया जाता है, उसकी रिसिप्ट है। रिसिप्ट मतलब उस कागज में लिखा होगा कि यहाँ पे 5 लाख के या 5 करोड़ के गेहूं रखे हुए हैं, तो उस रिसिप्ट को आधार मान के बैंक लोन दे सकता है। तो वो भी जो है प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। ये भी 2 टाइप से होता है, एक होता है नेगोशिएबल, एक होता है नॉट नेगोशिएबल। नेगोशिएबल मतलब ये रिसिप्ट अगर आप किसी और को ट्रांसफर कर सको, किसी और के नाम पे ये रिसिप्ट कर सको, तो उसको बोलते हैं फ्रेंड्स नेगोशिएबल। और नॉट नेगोशिएबल मतलब किसी और को आप ट्रांसफर ना कर सको। तो दोनों का लिमिट है। अगर नेगोशिएबल वाला वेयर हाउस रिसिप्ट है तो 75 लाख का, अगर नॉट नेगोशिएबल है तो 50 लाख तक का, ठीक है। वो यहाँ पे दिया नहीं है बट वो भी एक लिमिट होता है। फिर ऐसे अगर आप कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के लोन दे रहे हैं फार्मर्स को, तो उसमें 5 करोड़ तक का लोन होता है। और अगर आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर या फूड प्रोसेसिंग के लिए लोन दे रहे हो तो 100 करोड़ का लोन होता है। तो ये सारा ही हमारा एग्रीकल्चर का हो जाएगा। इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो सारा ही ठीक है, तो डी सही रहेगा, 1 2 3 4। तो चारों ही हमारे ऑप्शन आपके एग्रीकल्चर के इसमें आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स डी, यानी 1 2 3 4। इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने जब आपका ये 2020 में जब ये प्रायोरिटी सेक्टर का आया था, तो उसके ऊपर प्रॉपर मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग करके। वो आप वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने पूरा जो है आरबीआई का सर्कुलर, उसमें जितने भी टाइप की आपकी ये है ना, जैसे एजुकेशन हो गया, हाउसिंग, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने भी टाइप का पूरा मैंने आरबीआई के सर्कुलर से उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे तो मैं कुछ ही क्वेश्चंस रखूंगी, पर प्रायोरिटी सेक्टर आपका जनरली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए क्योंकि एक तो आपके प्रमोशन में इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, और कभी भी आप कोई सीआईबी का या कोई भी जेबी का भी एग्जाम लिखते हैं, वहां भी आपका 2 3 क्वेश्चन आपको हमेशा मिल ही जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, आप सर्च कीजिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 2 हैंड्स करके, आप यूट्यूब में सर्च कीजिए, आपको वो वीडियो वैसे ही मिल जाएगा। उसके लिए कोई मेंबरशिप कुछ ऐसा जरूरत नहीं है, सीधा आप सर्च कीजिए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग 2 हैंड्स, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को आप देख सकते हैं कि जो भी अगर आपका डाउट है, तो पूरा पॉइंट मैंने वहाँ पे सर्कुलर से बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है आप लोगों के लिए, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने कुछ ही क्वेश्चंस रखे हैं, बाकी सारा का सर्कुलर वो काफी आपका इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा बड़ा भी नहीं, आई थिंक हाफ एन आवर या फिर 35 मिनट में आपका पूरा मैंने कवर किया। व्हाट इज द अपर लिमिट फॉर स्टार्टअप? तो स्टार्टअप का अपर लिमिट क्या है? ठीक है, तो अगर आप स्टार्टअप को लोन देना चाह रहे हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि ये प्रायोरिटी सेक्टर में आए, तो कितने तक का लोन दिया जा सकता है? तो ये जो है गवर्नमेंट का जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, तो उनके हिसाब से अगर आप 50 करोड़ तक का लोन देंगे स्टार्टअप को, तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में माना जाएगा। ठीक है, तो कितने तक का? 50 करोड़ तक का। तो सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये ऐसे ही आपको मेमोराइज करना पड़ेगा फ्रेंड्स, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लिमिट बना दिया कि एजुकेशन के लिए 20 लाख, स्टार्टअप के लिए 50 करोड़, तो ये तो हमें सिर्फ मेमोराइज ही करना पड़ेगा, इसमें आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसको 2 3 बार आप रिवाइज कीजिए, वीडियो को 2 3 बार देखिए, उससे आपको ही याद हो जाएगा। तो स्टार्टअप का लिमिट कितना है? ये आपका हो जाएगा 50 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट एलिजिबिलिटी अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग फॉर द परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्वेलिंग यूनिट फॉर इंडिविजुअल? अगर आप मेट्रोपॉलिटन सेंटर में मान लीजिए, ठीक है, और पॉपुलेशन 10 करोड़ या सॉरी 10 लाख या उससे ज्यादा की है, तो उसमें कितने तक का मैक्सिमम लोन आपको दिया जा सकता है? तो वहां पे फ्रेंड्स आपको मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है 35 लैक्स का। तो 3 यानी सी आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जो लोन है वो आपको, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सेंटर में, तो आपको 35 लाख तक का लोन दिया जाएगा, और जो टोटल आपकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी जो टोटल ओवरऑल कॉस्ट है वो होगी 45 लैक्स, और जो लोन है वो आपको दिया जाएगा 35 लाख का। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगी, और ये आपका लोन का अमाउंट यहाँ पे इसमें हो जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट कितनी फ्रेंड्स? 45 लैक्स, मतलब जो आप घर बनाएंगे इंडिविजुअल, ओवरऑल कॉस्ट 45 लैक्स, और लोन दिया जाएगा 35 सेंटर, ये मेट्रोपॉलिटन की। और अगर हम अदर सेंटर की बात करें, तो वहां पे आपका 25 लाख तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन में 35 और अदर सेंटर में 25 लाख, और वहां पे ओवरऑल कॉस्ट आपकी होनी चाहिए 30 लाख, यानी जो घर की टोटल वैल्यू है वो 30 लाख से ज्यादा नहीं आनी चाहिए, टोटल खर्चा 30 लाख से ज्यादा नहीं आना चाहिए। 30 में से 25 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन में है तो 45 लाख से ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए, उस 45 लाख में से 35 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। तो ये भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछ सकते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने देखा था ना, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने तक का लोन दिया जा सकता है फ्रेंड्स? तो देखिए,
लोन अप टू 5 करोड़ पर बोरोवर फॉर सेटिंग, अगर कोई पर्सन कोई मान लीजिए स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या सैनिटेशन इस तरह का कुछ बनाना चाहता है, सेटअप करना चाहता है, तो पर बोरोवर को 5 करोड़ तक का लोन मिलेगा। ठीक है, ये आ जाएगा उसका प्रायोरिटी सेक्टर में। दूसरा, लोन अप टू 10 करोड़ पर बोरोवर, अगर कोई पर्सन हेल्थ केयर कोई फैसिलिटी, मान लीजिए कोई हॉस्पिटल इस तरह की कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी बनाना चाहता है आयुष्मान भारत के स्कीम के तहत, मतलब आयुष्मान भारत स्कीम भी उसमें है, और कोई अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी को बिल्ड करना चाह रहा है तो उसको 10 करोड़ पर बोरोवर को यहाँ पे लोन दे दिया जाएगा। बैंक क्रेडिट एक्सटेंड टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन दिया गया ताकि वो वाटर या सैनिटेशन इसके लिए आगे लोन दे सके। ठीक है, तो बैंक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन देंगे और वो बोरोवर को देगा, तो ये वाला अरेंजमेंट भी किया गया है। तो ये सारी बातें सच है फ्रेंड्स। ये आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक सेक्टर था, हमने देखा ना अलग अलग सेक्टर, कोई रिन्यूएबल एनर्जी कोई कुछ, तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का जो सेक्टर है उसमें ये सारी स्कीम्स लागू होती है। तो आंसर हो रहेगा आपका सी 1 2 3, सारी बातें बिल्कुल सही है। सो एक रिन्यूएबल एनर्जी का भी क्वेश्चन रखा है फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग लोन्स आर एलिजिबल फॉर प्रायोरिटी सेक्टर अंडर रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी के दौरान कौन कौन सा जो है प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। बैंक लोन अप टू 30 करोड़, अगर आप चाहते हैं कि कोई बायोमास पावर जनरेटर, विंड मिल्स इस तरह का अगर आप कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं, तो ये सारा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का ही है, तो इसमें 30 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा, बैंक लोन। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं जैसे मान लीजिए इसमें आपको कोई नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम इस तरह का कुछ अरेंजमेंट करना है, इसके लिए लोन भी दिया जा सकता है। तीसरा, इसमें पर बोरोवर को जो लोन मिलेगा वो 10 लाख तक का मिलेगा, एक को कितना मिलेगा 10 लाख तक का, टोटल इसमें जो बैंक लोन है 30 करोड़ तक का दिया जा सकता है। पर बोरोवर की बात करें तो उसको 10 लाख तक का लोन दिया जा सकता है, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी का कोई प्रोजेक्ट अपने घर में बनाना, जैसे छत पे उसको सोलर पावर प्लांट लगाने, तो उसके लिए 10 लाख पर बोरोवर को जो लोन दिया जाएगा वो भी प्रायोरिटी सेक्टर लोन में कंसिडर किया जाएगा। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स सही है, तो आंसर रहेगा आपका 1 2 एंड 3। ठीक है, तो सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1 2 एंड 3। अकॉर्डिंग टू आरबीआई गाइडलाइंस, लोन अप टू 30 करोड़ फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि 30 करोड़ तक का लोन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है, जैसे आपका विंड मिल हो गया, ठीक है, बायोमास पावर जनरेटर, तो इस तरह के पर्पस के लिए 30 करोड़ तक का लोन दिया जाता है। या फिर कोई इंडिविजुअल बोरोवर अगर अपना कोई सेटअप करना चाहता है रिन्यूएबल एनर्जी का, तो उसको 10 लाख तक का लोन इसमें दिया जा सकता है। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स सही है, आपका आंसर हो जाएगा सी 1 2 एंड 3। और इसके साथ कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे आपने प्रायोरिटी सेक्टर के लिए कोई लोन दिया है, तो कितना अमाउंट है, जिस अमाउंट तक अगर आप लोन दे रहे हैं तो कोई भी बैंक चार्ज नहीं ले सकता, तो आंसर रहेगा फ्रेंड्स 25,000। यानी अगर बैंक प्रायोरिटी सेक्टर के दौरान कोई 25,000 तक का लोन दे रहा है तो उस पर ना तो कोई बैंक प्रोसेसिंग फी या कोई और अपना चार्ज बैंक नहीं लेगा, यानी 25,000 तक का लोन बैंक बिना किसी अपने चार्ज के कस्टमर को सैंक्शन करेगा, ये इसमें बोला गया। ठीक है, इंटरेस्ट वो सब तो अपना रहेगा, पर जैसे प्रोसेसिंग फी, प्रोसेसिंग चार्ज या कुछ एडिशनल चार्जेस बैंक लेता है ना, तो वो बैंक नहीं लेगा। और अगर एजुकेशन के लिए पहले 10 लाख तक हुआ करता था, बट ये लिमिट अभी आपकी 20 लाख कर दी गई, तो 20 लाख तक का लोन अगर आप एजुकेशन पर्पज के लिए दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो ये भी आपका प्रायोरिटी सेक्टर में ही कंसिडर किया जाता है। इसके साथ आपको ओवरऑल लिमिट भी पूछते हैं फ्रेंड्स, मान लीजिए आपके डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, ठीक है, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, इसमें आपके जो है आरआरबी को या स्मॉल फाइनेंस बैंक को एक्सक्लूड किया गया है। आरआरबी को नहीं लेना डोमेस्टिक कमर्शियल में, और आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक उनको भी आपको नहीं लेना। ठीक है, ये सिर्फ डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक का है। तो इनको टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का जो टारगेट होता है ये होता है फ्रेंड्स 40% ऑफ ए एंड बी सी, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% इनको, एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट का 40% इनको जो है टारगेट इनको दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया डोमेस्टिक। फॉरेन बैंक, अगर फॉरेन बैंक है तो उनका क्या केस रहेगा इसमें, ये केस है फ्रेंड्स डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक और फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 या उससे ज्यादा है। ठीक है, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 या उससे ज्यादा है, तो उनके लिए ये रूल होता है कि 40% ऑफ एनबीसी। अभी एनबीसी क्या होता है हम थोड़ी देर में देखेंगे फ्रेंड्स, उसके ऊपर मैंने आपके 2-3 न्यूमेरिकल्स रखे क्योंकि इस बार एनबीसी में से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तब हम एनबीसी को देख लेंगे, अभी बस आपको टोटल परसेंट याद रखना है, 40% ऑफ एनबीसी में आपका होता है। और इसके बाद आपका जो सेकंड कैटेगरी है वो है आपका फॉरेन बैंक, फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है। यहाँ पे कौन सा था, डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक या फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 या उससे ज्यादा है। सेकंड में आपका आता है फ्रेंड्स फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, तो उनका जो टारगेट है वो होता है आपका 40% ऑफ ए एंड बी सी, इनका भी 40% होता है, उसमें से 32% जो है वो एक्सपोर्ट में जाना चाहिए, बाकी सेक्टर में बाकी का जाएगा, लेकिन 40 में से 32% इनको एक्सपोर्ट सेक्टर में देना होता है। तीसरा आता है फ्रेंड्स आपका आरआरबी। आरआरबी बैंक का क्या लिमिट होता है, आरआरबी का होता है 75%, क्योंकि आरआरबी स्पेशली रूरल एरिया में ही सर्व करते हैं, तो 75% इनका टारगेट सबसे ज्यादा इसमें होता है। उसके बाद चौथा और आपका लास्ट आता है फ्रेंड्स
स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें से आपका एक क्वेश्चन पूछा था इस बार, स्मॉल फाइनेंस, तो इनका लिमिट होता है 75% ऑफ एएनबीसी, ठीक है। आरआरबी का और स्मॉल फाइनेंस बैंक का आपका 75% इसमें होता है। यहाँ पे जो आपका आरआरबी का 75% का लिमिट होता है, इसमें आपको मान लीजिए मीडियम इंटरप्राइज, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, इसके लिए जो है 15% तक का लोन दिया जा सकता है, ठीक है। जितना भी 15% है एएनबीसी, उसका 15% दिया जा सकता है, बट ओवरऑल इसका 75। तो ये आपको एक बार ओवरऑल या टोटल परसेंट भी याद करके जाना होगा। डोमेस्टिक बैंक या फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 या उससे ज्यादा है, उनका टारगेट है 40%। फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से कम है, उनका 40%, इसमें से 32% एक्सपोर्ट को देना है, यानी जो कस्टमर एक्सपोर्ट करते हैं, इंडिया से बाहर सामान बेचते हैं, उनको आप 32% इसमें से दोगे। आरआरबी को 75%, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का ये लिमिट होता है फ्रेंड्स कितना आपका, 75%, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिमिट इसमें दिया गया है। सो टोटल इनका 40% होता है, इसमें से एग्रीकल्चर का कितना होता है, इनको कम से कम 18% जो है, टोटल 40% में से इनको 18% कहाँ रखना होता है, अपना एग्रीकल्चर में रखना होता है, ठीक है। और उसमें से जो है आपका फिक्स है कि जो स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स है, उनको कम से कम 10% तो दो गई। 18% एग्रीकल्चर में जाना चाहिए, और 18 में से जो 10% है कम से कम स्मॉल और जो आपके जो मार्जिनल फार्मर्स है उनको जाना चाहिए। अगर माइक्रो एंटरप्राइज की बात करें फ्रेंड्स, हमने एमएसएमई का डेफिनेशन देखा था ना, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। माइक्रो एंटरप्राइज उसको बोलते हैं जिनका इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम 1 करोड़ का होता है और टर्नओवर 5 करोड़ की होती है, उसको बोला जाता है माइक्रो एंटरप्राइज। तो माइक्रो एंटरप्राइज को इनको 7.5% तक का लोन देना होता है, और जो वीकर सेक्शन में आगे उनको 12% का लोन देना होता है। आप चाहे तो बस ये ओवरऑल आप याद करके जाना, इसको बस हल्का फुल्का एक बार देख लेना, इसमें से भी कभी कभार पूछ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें फॉरेन बैंक, यहाँ पे कुछ भी लागू नहीं होता, इट्स नॉट एप्लीकेबल। बस ये याद रखिए, फॉरेन बैंक का टोटल 40% है, उसमें से 32% एक्सपोर्ट को देना रहता है, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें आरआरबी, तो आरआरबी का क्या टारगेट है, आरआरबी का एग्रीकल्चर में क्या टारगेट है, 18% जो है वो आपका एग्रीकल्चर को देना होता है, टोटल में से 18%, और 18 में से 10% जो है आपका स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर्स है वो इनका 10% इसमें रहता है, ठीक है। और इसकी बात करें माइक्रो एंटरप्राइज, हाँ ये माइक्रो एंटरप्राइज को सेम, जैसे ये 7.5% है, वैसे यहाँ भी इनका 7.5% है। वीकर सेक्शन का यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 3% बढ़ गया, इनका 15% यहाँ पे लिमिट इसमें दिया गया, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का टोटल लिमिट है 75। एग्रीकल्चर में कितना देना, 18%, उसमें से 10% आपको स्मॉल, जो ये है ना फ्रेंड्स ये बिल्कुल सेम है, 18%, 10% आपका माइक्रो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जाएगा, तो सेम ये भी ऐसी, एग्रीकल्चर में टोटल 18%, उसका 10% आपका स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जाएगा। माइक्रो को कितना था, 7.5, ये भी डेट सेम है 7.5। एडवांस टू वीकर सेक्शन कितना है, 12, ये भी कितना है 12। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक का डिट्टो सेम है, स्मॉल फाइनेंस बैंक डोमेस्टिक का डिट्टो सेम है, बस टोटल में डिफरेंस है, यहाँ पे टोटल का 40% देना और यहाँ पे आपको 75% देना। क्वेश्चन वैसे इसी में से पूछा गया था जो आपका पूछा गया था। और फॉरेन बैंक भी इजी है, इसका 40% देना है, 32% एक्सपोर्ट को जाएगा, और बाकी का कुछ एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आरआरबी का 75% है, उसमें से आपका एग्रीकल्चर में 18, और स्मॉल फार्मर्स के लिए 10%, माइक्रो के लिए सेम है 7.5, और वीकर के लिए सेम है 15। माइक्रो के लिए देखिए सब में सेम है 7.5, तो इस टेबल को एक बार आप जरूर देख लेना, इसमें से भी कई बार 1-2 नंबर का क्वेश्चन सीधे ही आपका पूछ लिया जाता है। सो एएनबीसी की कैलकुलेशन के ऊपर 2-3 न्यूमेरिकल्स रखे हैं फ्रेंड्स, वन बाय वन शुरू कर लेते हैं। एबीसी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मीट सर्टेन रेगुलेटरी टारगेट, जो एक बैंक है एबीसी, इसको जो है कुछ प्रेटी सेक्टर के तहत कुछ इसको टारगेट दिए गए हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ एएनबीसी, तो इसका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्रेटी सेक्टर में वही होता है ना कि दिस परसेंट ऑफ आपका एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, तो वो हमें जानना है, ठीक है। तो हाउ मच ऑफ टोटल क्रेडिट इज एलोकेट टू प्रेटी सेक्टर लोन, तो हमें इसका एएनबीसी यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट सॉल्व करना है। तो हमें कुछ डेटा दिया गया है और उसकी हेल्प से बताना है कि इसका एएनबीसी कितना आएगा। तो डेटा क्या है वो देख लेते हैं। ग्रॉस एडवांस मतलब इसने, एडवांस का मतलब होता है लोन, जो टोटल लोन दिया है इस बैंक ने 1200 करोड़ का दिया है। इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट इन अप्रूव सिक्योरिटी का मतलब होता है जैसे कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी या कोई और सिक्योरिटी जिसको अप्रूवल मिला हुआ है, तो उस सिक्योरिटी में बैंक ने अपने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट होता है पैसे को कहीं पे लगाना, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपए बैंक के वहां चले गए। सीआरआर जो है बैंक ने मेंटेन किया है, वो किया है 40 करोड़, तो 40 करोड़ का सीआरआर मेंटेन किया एनडीटीएल में। सीआरआर क्या होता है फ्रेंड्स, हर बैंकों को जितना भी सीआरआर आरबीआई बताता है उसका परसेंट कैश की फॉर्म में आरबीआई का, हर बैंकों का आरबीआई के पास करंट अकाउंट होता है, तो उस अकाउंट में कुछ बैलेंस रखना होता है, उसी बैलेंस को सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो बोला जाता है। तो हर बैंकों का जो भी बैलेंस रहेगा आरबीआई के पास, सॉरी जो भी करंट अकाउंट रहेगा आरबीआई के पास, उसमें बैंकों को सीआरआर मेंटेन करना होता है। इस पे पहले तो बहुत टाइम पहले क्या आता था कि आरबीआई इंटरेस्ट पे किया करता था, बट अब उसको हटा दिया। सीआरआर पे जो भी बैंक अपना आरबीआई के पास पैसा रखता है उस पर कोई भी इंटरेस्ट बैंकों को नहीं मिलता।
तो 40 करोड़ का पैसा बैंक ने सीआरआर पे आरबीआई के करंट अकाउंट में रखवा रखे, ठीक है। एग्जेम्पशन, जैसे मान लीजिए कुछ अदर बैंकों को अगर आप लोन दो तो वो एग्जेम्पशन होता है, उसको हम एएनबीसी में नहीं लेते। तो ये 4 चीजें हमें दी गई है, इसके आधार पे हमसे बोला है कैलकुलेट एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, यानी हमें इस बैंक का एएनबीसी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला हमें याद करके जाना पड़ेगा फ्रेंड्स। फॉर्मूले में क्या आप याद रखिए, जितना लोन दिया है, टोटल लोन, कुछ भी बैंक ने इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट लगा लीजिए, जो सीआरआर है इस पे तो ना इंटरेस्ट मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, तो इसको हम एएनबीसी पे कभी नहीं लेते। तो जो भी आपका सीआरआर है उसको माइनस कर लीजिए। या अगर मान लीजिए कुछ एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन में क्या क्या होगा, अगर मान लीजिए बैंक ने कहीं फॉरेन कुछ एक्सपोजर है, फॉरेन में कुछ पैसा ऐसा लगा रखा है, तो वो भी नहीं माना जाएगा। अगर दूसरा बैंक को कोई लोन दिया है, मान लीजिए एक बैंक ने दूसरे को लोन दिया है, तो वो भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो उसको हमें माइनस करना है। तो जितना भी टोटल लोन है वो ले लेना है, प्लस जो इन्वेस्टमेंट है उसको लेना है, माइनस सीआरआर माइनस एग्जेम्पशन। इससे आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। तो एएनबीसी का फॉर्मूला क्या रहेगा, टोटल लोन प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस सीआरआर माइनस एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन में क्या होगा, अदर बैंक को लोन दिया वो एग्जेम्पशन में होगा, और अगर आपने कुछ फॉरेन आपका कुछ एक्सपोजर है तो वो भी आपका एग्जेम्पशन में ही काउंट होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आपने क्या किया था, टोटल लोन कितना दिया था फ्रेंड्स, वो था आपका 1200। इन्वेस्टमेंट कितना किया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, वो था 100। फिर सीआरआर को तो माइनस करना पड़ेगा, तो -40। और जो एग्जेम्पशन है, जैसे किसी और बैंक को लोन दिया, तो वो भी आपका एएनबीसी में नहीं आता, ठीक है। तो 1200 में आप 100 ऐड कीजिए, आ जाएगा 1300। 40 में 20 को ऐड कीजिए 60, तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स आपका 1240 करोड़। तो इस बैंक का एएनबीसी कितना आ गया आपका 1240 करोड़। तो ये आपका आंसर इसमें आ चुका है। सिंपल फॉर्मूला है एएनबीसी का, कितना लोन दिया है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, माइनस सीआरआर माइनस एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन में क्या क्या है, अदर बैंक को लोन दिया उसको माइनस करना रहेगा, या कोई फॉरेन एक्सपोजर है मतलब फॉरेन कुछ लोन दिया गया तो भी माइनस करना रहेगा, ठीक है। तो इससे आप आसानी से एएनबीसी यानी एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट सॉल्व कर सकते हैं। तो बस 4 ही वैल्यू यहाँ दी थी, टोटल लोन था 1200 करोड़, इन्वेस्टमेंट की थी 100 करोड़ की, सीआरआर दिया था 40 करोड़, अदर बैंक को जो लोन दिया था वो था 20 करोड़, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, दोनों को ऐड करके 1240 करोड़ का इसका एएनबीसी आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। XYZ बैंक, उसको अपना एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट जानना है ताकि वो अपना प्रायोरिटी सेक्टर अपना कैलकुलेट कर सके, ठीक है, कि हमें कितना पैसा देना है। तो यहाँ पे डेटा दिया गया, ग्रॉस एडवांस जो टोटल लोन इसने दिया है वो है 2500 करोड़। ग्रॉस एडवांस मतलब इसने हाउसिंग लोन, कार लोन, आपका एसएमई लोन, तो जितना भी लोन में इसने पैसा लगाया मार्केट में, तो टोटल इसने 2500 करोड़ का लोन दिया है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज है वहां पे इसने कितना 200 करोड़ का इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। फिर इसने अप्रूव सिक्योरिटी, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी और कुछ अप्रूव है, तो दोनों जगह पे इसका इन्वेस्टमेंट है। तो अप्रूव सिक्योरिटी में कितना 150 का इन्वेस्टमेंट है। सीआरआर इसने 75 करोड़ रखा है। सीआरआर कहाँ रखा जाता है फ्रेंड्स, हर बैंकों का आरबीआई के पास जो खाता है उसमें रखा जाता है। तो आरबीआई के करंट अकाउंट में इसने अपना 75 करोड़ का सीआरआर मेंटेन किया हुआ है। फिर एग्जेम्पशन, जैसे बाकी बैंकों को इसने लोन दिया है, एडवांस वही होता है लोन देना, बाकी बैंकों को लोन दिया कितना 50 करोड़। ऐसे इसने फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर यानी 25 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर है, तो फॉरेन एक्सचेंज में इसने 25 करोड़ रुपए अपना लोन के तौर पे दिया है। अब हमें इसका एएनबीसी सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, एएनबीसी का सिंपल सा रूल है, कितना टोटल लोन है, कितनी टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद सब आपको एग्जेम्पशन को माइनस करना है। एग्जेम्पशन में क्या क्या आता है, सीआरआर एग्जेम्पशन में है, अदर बैंक को लोन दिया वो एग्जेम्पशन में है, कुछ फॉरेन एक्सपोजर है वो भी आपका एग्जेम्पशन में माना जाएगा। बस इस सिंपल से फॉर्मूले से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। टोटल लोन कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, माइनस एग्जेम्पशन, बस इतना सा फॉर्मूला आपके एएनबीसी का। तो टोटल लोन यानी इसने कितने का दिया था 2500 करोड़, तो टोटल लोन के बदले हम लिखेंगे फ्रेंड्स कितना, यहाँ लिखते हैं इसको 2500 करोड़। फिर टोटल इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्ट किया इसने, दो जगह इन्वेस्ट किया, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और एक होता है अदर अप्रूव सिक्योरिटी, तो 200 और 150। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्शन हो गया, ये लोन पोर्शन हो गया। अब सिर्फ माइनस का रहेगा, सीआरआर माइनस में आएगा, तो माइनस में एक तो 75 है, इसको हटा देते हैं। फिर ऐसे इसने अदर बैंक को लोन दिया वो 50, और वैसे फॉरेन एक्सपोजर 25। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, 25 में 2 करेंगे तो 27, 27 में 150 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2850 माइनस, इन तीनों को आप ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा आपका, तो इन तीनों को आप ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 150। तो 2850 में से आप 150 को माइनस कीजिए तो आ जाएगा 2700, तो 2700 इसका आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। इस बैंक का जो एएनबीसी है वो कितना हो जाएगा 2700, वही चीज इन्होंने फॉर्मूले के थ्रू आपको बताई है। फॉर्मूला देखने में तो बहुत डिफिकल्ट टाइप लग रहा है, अब इससे नहीं, बस सिंपल से इस बात से याद रखिए, अगर आपको एएनबीसी निकालना है तो कितना टोटल लोन दिया है, कितना इन्वेस्टमेंट किया, इसको जोड़ लेना और बाकी एग्जाम्पशन को माइनस कर लेना है। तो एएनबीसी के लिए क्या क्या एग्जाम्पशन होगा, सीआरआर
किसी दूसरे बैंक को लोन दिया है, या फॉरेन एक्सचेंज में बैंक का एक्सपोजर है, बस इस चीज को आपको माइनस करना रहेगा। सिंपल इसमें है, लोन दिया था 2500 करोड़, इन्वेस्टमेंट दो जगह पे, एक तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है और एक 200। अगर मान लीजिए इसने कहीं और भी इन्वेस्ट किया होता, किसी और बॉन्ड या कहीं और, तो जहां भी आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा सबको आपको ऐड ही करना है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इसमें ऐड ही होता है। तो यहाँ पे दो ही जगह इन्वेस्टमेंट था, एक था गवर्नमेंट बॉन्ड, दूसरा था अप्रूव सिक्योरिटी, तो इन दोनों को हमें ऐड कर देना है, ठीक है, 200 प्लस 150। उसके बाद CRR को, ये एग्जाम्शन में आएगा, ये माइनस होगा, ऐसी अदर बैंक का लोन भी माइनस होगा, और आपका फॉरेन एक्सचेंज भी माइनस होगा। तो 75 माइनस 50 माइनस 25, 75 माइनस 50 माइनस 25। तो इन तीनों को ऐड करके इसमें से माइनस करेंगे तो 2700 यानी 2700 का ANBC इसमें आ जाएगा। यही आपका सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। LMN बैंक एक बैंक है, उसको अपना ANBC कैलकुलेट करना, उसका भी डेटा आपको कुछ उसी तरह से दिया गया है। 3-4 मैंने क्वेश्चंस इसीलिए रखे न्यूमेरिकल्स, क्योंकि फ्रेंड्स आप बार बार अगर उसके फॉर्मुले देखेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फॉर्मुले आपको याद हो जाएंगे। तो इसीलिए मैंने सेम टाइप के, जो आपका ANBC एक ही टाइप का न्यूमेरिकल है, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, तो सेम टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने 2-3 इसलिए रखे हुए। सो ग्रॉस एडवांस कितना है, वो है 3000 करोड़, यानी इसने जो है 3000 करोड़ का लोन बांटा हुआ है। एडवांस होता है फ्रेंड्स आपका लोन। इन्वेस्टमेंट, इसने कुछ अप्रूव सिक्योरिटी में 150 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, कुछ सिक्योरिटीज में इसने 150 करोड़ की जो है इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट बॉन्ड, तो गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वहां पे इसने 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट पोर्शन ये हो गया, लोन पोर्शन ये हो गया। CRR, तो RBI के पास जो इसका करंट अकाउंट है वहां पे इसने 100 करोड़ रखे होंगे, तो ये उसका एग्जम्पशन में आ जाएगा। ऐसे इसने बाकी बैंकों को लोन दिया होगा 75 करोड़, ये भी एग्जम्पशन में आ जाएगा। और फॉरेन एक्सचेंज में जो उसका एक्सपोजर, जो पैसा लगा है वो है 30 करोड़, तो ये तीनों चीजें आपके एग्जम्पशन में आ जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स आपके ANBC का? ANBC का फॉर्मूला है लोन प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस एग्जम्पशन, बस इतना सा फॉर्मूला है। कितने का लोन बांटा, कितने का इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया, माइनस एग्जम्पशन। एग्जम्पशन में 3 चीजें आती है, एक है आपका CRR, दूसरा है अदर बैंक को कोई लोन दिया, तीसरा है कोई फॉरेन एक्सचेंज में आपने एक्सपोजर किया, ठीक है, बस इतना सा हमें इसको सॉल्व करना है। तो 3000 आपकी लोन की वैल्यू आ जाएगी। आई यानी इन्वेस्टमेंट इसने 150 और 250, टोटल 400 करोड़ का इसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, माइनस में एक्सपोजर यानी CRR माइनस में आ जाएगा, ऐसे 75 आपका माइनस में आ जाएगा, और 30 भी आपका माइनस में आ जाएगा। तो 300 में आप इसको ऐड करेंगे तो ये 3400 आ जाएगा, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3295, सॉरी ये होगा फ्रेंड्स आपका 3195, ठीक है। 3400 में से आप 205 को माइनस करेंगे तो ये आपको मिलेगा 3195। ये आपका ANBC इसमें आ चुका है। देखिए 3195 यहाँ पे सॉल्व, सेम उसी फॉर्मूले को उन्होंने यूज किया। फॉर्मूला देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, बस बहुत सिंपल सी बात आपको इसमें याद रखनी है। क्या याद रखना है? लोन प्लस इन्वेस्टमेंट माइनस एग्जामिशन, ठीक है, ये आपका ANBC का फॉर्मूला आप याद रखेंगे। कितना टोटल लोन दिया है, कितने टोटल का इन्वेस्टमेंट किया है, और कितना एक्सपोजर है। एक्सपोजर में फिर से रिपीट करते हैं, CRR हो जाएगा, अदर बैंक का लोन हो जाएगा, और आपका मतलब दूसरा बैंकों को लोन दिया वो भी आपका एग्जेप्शन होगा, और फॉरेन एक्सचेंज में जो पैसा लगा वो भी आपका एग्जेप्शन में माना जाएगा। डिट्टो सेम ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। XYZ को अपना ANBC कैलकुलेट करना, और उसका डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है। 45 करोड़ का लोन है, अप्रूव सिक्योरिटी में 200 करोड़ लगे हैं, कॉमन सिक्योरिटी में 100 रुपए लगे हैं, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, ये लोन हो जाएगा। CRR जो RBI के साथ लगा है वो है 150, एग्जामिशन में जो दूसरे बैंक को लोन दिया वो है 200, और 50 का फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर, तो ये आपका हो जाएगा एग्जामिशन में। फॉर्मूला है L प्लस I माइनस E। लोन कितना दिया? 4500 करोड़। इन्वेस्टमेंट कितने का है? 200 और 100, तो 300 का, माइनस एग्जामिशन में ये तीनों चीजें आ जाएंगी फ्रेंड, 150 प्लस 200 प्लस 50, तो 150, 200 और आपका 50, 400। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 48 में से 400 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका 4400। सो ये आपका आ जाएगा फ्रेंड्स 4400 करोड़। तो इस बैंक का ANBC इतना आ चुका है। तो सिंपल फॉर्मूले की हेल्प से मैंने 3-4 क्वेश्चंस आपके लिए ANBC के लिए रखे थे, तो आई होप इसकी तैयारी आपकी हो चुकी होगी। तो ANBC को ऊपर भी आपके कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे गए थे, ये भी आपका मेमोरी बेस्ड टॉपिक ही आपका था। ओके, इसके साथ ही आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर फ्रेंड्स आपको चैप्टर वाइज MCQ चाहिए 5 सब्जेक्ट के, तो आपको 2 हैंड्स की ऐप में मिल जाएंगे। आप चाहे तो इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे आपको सभी सब्जेक्ट के, जो चैप्टर बड़ा है उसमें आपको ज्यादा MCQ मिलेंगे, जो छोटा है तो उसमें कम मिलेंगे। तो नॉर्मल सी बात, अगर पूरे चैप्टर के ही अगर वो MCQ को कवर करता है, किसी चैप्टर मान लीजिए 20 पेज है तो वहां पे आपको 40 से 50 के आसपास क्वेश्चन मिलेंगे। किसी चैप्टर में सिर्फ 10 ही पेज है तो वहां पे आपको 15 या 20 के आसपास मिल सकते हैं। तो इस तरह से चैप्टर वाइज MCQ सारे ही सब्जेक्ट को कवर करता है। आप चाहे तो 2 हैंड्स की ऐप से इसको अवेल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।